सो आज हम फिर से आए हैं एसएससी जेई 2024 प्रेप सीरीज सेशन 2 लेके, जो हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन लिमिट स्टेट अप्रोच, क्या बोलता है जनाब? इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट कंट्रोल्स, क्या बोलता है? लिमिट स्टेट अप्रोच में आपका जो स्पेसिंग ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट जो है वो किसको कंट्रोल करता है? तो जनरली हम लोग जब प्रोविजन देते हैं मेन रिइंफोर्समेंट का, तो उसमें हम लोग मिनिमम रिइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट को दोनों कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मिनिमम रिइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट दोनों को कंसीडर करते हैं। मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो होता है हमारा, क्या हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो होता है हमारा, वो क्या करता है? मिनिमम रिइंफोर्समेंट इंश्योर करता है कि जो आपने कंक्रीट को प्लेस किया है ड्यूरिंग कास्टिंग, वो आपका क्या हो? प्रॉपरली हो जाए। ठीक है ना? क्या हो जाए हमारा? प्रॉपरली हो जाए। क्लियर है? देखिए अब ध्यान से आप, या हम बोल सकते हैं विथ प्रॉपर वाइब्रेशन। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या करता है ये इंश्योर करता है प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, इंश्योर प्लेसमेंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग कास्टिंग स्टेज विथ वाइब्रेशन, जब आप इसको कास्ट कर रहे हैं विथ वाइब्रेशन। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट का, तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्या करता है? इंश्योर क्रैक विड्थ, कि आपका क्रैक विड्थ जो हो वो आपका विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स हो। क्या हो? क्रैक विड्थ विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स हो, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स हो। क्लियर है ना बेटा? ऑब्वियसली सी बात है कि इसके लिए आप आईएस कोड 456 का क्लॉज 26.3.3 जा सकते हैं। 26.3.3 पे आप जाके रेफर कर सकते हैं। व्हाट वी कैन से कि आपका मेन रिइंफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरीली क्रैकिंग। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन बेस्ड? क्या बोलता है बेटा? स्ट्रक्चरल डिजाइन बेस्ड ऑन 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 स्ट्रक्चरल डिजाइन बेस्ड। स्ट्रक्चरल डिजाइन जो बेस्ड होता है हमारा, वो किस पे बेस्ड होता है हमारा? सो ऑब्वियसली सी बात है, कॉलम स्ट्रांग होना चाहिए, बीम वीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कोलैप्स को क्या करता है? इनवर्ड इंश्योर करता है। क्या करता है बेटा? ये इनवर्ड इंश्योर्स स्ट्रक्चरल कोलैप्स इनवर्ड, स्ट्रक्चरल कोलैप्स इनवर्ड्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स इनवर्ड्स इंश्योर करता है हमारा। और अगर आपका अर्थक्वेक भी आता है तो कॉलम हमारा रिमेंस इलास्टिक रहे। और क्या मकसद है? कि अगर आपका अर्थक्वेक भी आता है तो कॉलम रिमेंस इलास्टिक रहे। और ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो रिमेंस इलास्टिक रहेगा हमारा। तो ऑब्वियसली बात है इससे क्या होगा? हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा हमारा। और साथ साथ मान लीजिए कि एक या दो बीम फेल करता है किसी भी फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर्स में, तो वहां क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग लोड्स होगा। क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग लोड्स होगा। वो जाएगा कहां? दूसरे बीम पे, और बीम से कहां जाएगा? कॉलम पे जाएगा। तो कॉलम से फाउंडेशन पे जाएगा। हर समय कॉलम क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है? फॉर मिनिमम रिइंफोर्समेंट provided in a wall as well as ratio of vertical reinforcement to gross concrete area। इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्लॉज आपका 32.5, क्लॉज 32.5, ये आपको क्या करना है? ये आपको
ये क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। तो यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया। मिनिमम रिइंफोर्समेंट ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया, एरिया कितना है 0.0012 डिफॉर्म्ड बार्स के लिए, जिसका 16 mm से डाया ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इससे ज्यादा Fe 500 भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका बार और तरह का है हमारा तो क्या होना चाहिए 0.015, और वेल्डेड वायर फैब्रिक या डिफॉर्म्ड बार्स है तो 0.012, और बार्स का डाया 16 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्टिकल इन्फोर्समेंट में वाल थिकनेस आपका 450 से ज्यादा 450 या 3 टाइम्स द वाल थिकनेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या रहा वर्टिकल का। अगर हम बात करते हैं मिनिमम रेशियो हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट और ग्रॉस कंक्रीट का, वो भी 0.002 होना चाहिए डिफॉर्म्ड बार्स के लिए 16 mm डाया तक, और 0.15 था, यहाँ क्या आ जाता है बेटा 25, यहाँ 0.0012 था, यहाँ आ जाता है 0.0020। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। यहाँ था 3 टाइम्स, तो यहाँ भी 3 टाइम्स आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट का स्पेसिंग। तो ये दोनों हमारा क्या है, हमारा लगभग लगभग सेम है, बस यहाँ डाटा चेंज हो जा रहा है। जहां जहां 1 2 है वहां वहां 2 0 आ जा रहा है, जहां जहां 1 5 है वहां वहां 2 5 हो जा रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.0012 फॉर डिफॉर्म्ड बार्स, ऑब्वियसली से बात सही है। ऑल टाइप्स ऑफ बार्स के लिए 0.0015, और 0.0012 फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक बार्स। किसके लिए, वर्टिकल के लिए दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल के लिए ये 0.0020, 0.0025 और ये 0.0020। क्लियर है ना, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बेटा, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वाइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट एंड द मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज नोन एज। आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वाइड एरिया, अगर मान लीजिए एक बार, अगर ये एक अगर एक ही रो में है हमारा, तो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर क्या है हमारा, टॉप फाइबर होता है आउटर मोस्ट एज। तो इसको क्या बोलते हैं अफेक्टिव डेप्थ, क्या बोलते हैं बेटा अफेक्टिव डेप्थ। अगर नंबर ऑफ रोज होगा हमारा तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ रोज में, अगर आपका नंबर ऑफ रोज है तो हम लोग क्या करते हैं सेंटर वाइड पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, इस तीनों रो के स्टील रिइंफोर्समेंट के सेंटर वाइड पे, और वहां से आउटर मोस्ट रेज को क्या बोलते हैं अफेक्टिव डेप्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा अफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, फॉर ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम विथ M20 कंक्रीट विथ Fe415 स्टील। क्या बोला बेटा, M20 कंक्रीट है विथ Fe415 स्टील है। क्लियर है, जब F20 कंक्रीट है विथ Fe415 स्टील है हमारा, तो बोल रहा है वर्किंग मोमेंट फॉर बैलेंस्ड फेल्योर। किसके लिए, बैलेंस्ड फेल्योर के लिए, ठीक है ना। और अगर हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर बैलेंस फेल्योर कर रहे हैं तो WSM डिवाइड बाई LSM फॉर बैलेंस्ड फेल्योर दैट्स इक्वल टू A। तो इसी A का वैल्यू पूछ रहा है, इसी A का क्या पूछ रहा है बेटा, वैल्यू पूछ रहा है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होगा इसका हमारा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वर्किंग मोमेंट। क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, निकालेंगे वर्किंग मोमेंट। अगर मैं बात करता हूं वर्किंग मोमेंट का, तो ये होता है LSM, और ये क्या हो जाएगा 0.138 FCK BD² डिवाइड बाई 1.5। क्लियर है बेटा। सो अगर हम वर्किंग मोमेंट बात करते हैं WSM का, तो ये क्या होता है RWBD²। और आपका यहाँ Fe क्या है मेरा, Fe 415 है, Fe415 है, और M20 है। तो इसके लिए R जो होता है वो होता है क्या 1/2 सिग्मा CBC X0/D।
1 माइनस एक्स नॉट अपॉन 3, यही होता है हमारा 3D। तो उसके लिए हमारा फॉर AC 415 और M20, वैसे तो M20 पे डिपेंड नहीं करे, हाँ सॉरी M20 के लिए RW क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है हमारा 1.130 सिग्मा CBC। और M20 के लिए सिग्मा CBC क्या होता है हमारा, कितना हो जाएगा M20 के लिए सिग्मा C। अब ध्यान रखिए इस बात का, अगर हम बात करते हैं M20 के लिए सिग्मा C, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और नहीं लिखने का क्या कारण है कि अगर मैं लिखता हूं 0.130 सिग्मा C, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कितना वैल्यू होगा हमारा, वो कितना होगा हमारा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम क्या देख रहे हैं, सिग्मा CM20 के लिए क्या रहा हमारा 7, कितना रहा 7। सो आपका अगर हम बात करते हैं, बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो आपका ए है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0.138 FCK BD²। FCK का वैल्यू 20 पुट कर दीजिए, और 1.5 इंटू पॉइंट क्या हमारा 0.130 इंटू 7 इंटू BD²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.02 आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको आ सकता है। तो ये क्या आ गया, आंसर सी। और ये जनरली हो सकता है कि सेकंड टायर में पूछ दे, फर्स्ट टायर में ना पूछे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू, ऑफ क्या है बेटा हमारा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ potable water as specified by, what is the pH value of potable water as specified by क्या IS कोड। तो IS कोड बोलता है कि shall not be less than 6, क्लियर है। तो क्या होगा आंसर, यहाँ डी होगा 6, क्लियर है बेटा। तो 6 का क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, मैक्सिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन टेंशन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रेस 415 MPa एंड यंग्स मॉडुलस ES इज इक्वल टू 200 GPa। क्या बोल रहा है बेटा हमारा, ES इज इक्वल टू क्या बोल रहा है हमारा, ES इज इक्वल टू बोल रहा है हमारा 200 GPa। सो हम क्या बोलेंगे, इस चीज को समझिए, 200 GPa बोल रहा है। सो हमारा क्या हो जाएगा, आपका बोल रहा है एज पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो आपको याद होना चाहिए कि हम जब पढ़ते हैं तो मिनिमम स्ट्रेन लेके चलते हैं, क्या मिनिमम स्ट्रेन लेके चलते हैं, क्या हम लोग ले चलते हैं मिनिमम स्ट्रेन लेके चलते हैं क्या, याद कीजिए मिनिमम स्ट्रेन क्या लेके चलते हैं। तो आपको याद होगा कि प्रूफ स्ट्रेन होता है प्लस क्या होता है 0.87 FY अपॉन ES होता है हमारा, ठीक है ना। एप्सिलॉन स्टील इससे ज्यादा होना चाहिए हमारा हर समय, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0.002 प्लस 0.87 FY 415/2 इंटू E2 इंटू 200 GPa हमारा। तो क्या बोलेंगे 200 GPa। अब यहाँ आपको दिक्कत आएगा, तो आपको याद होगा GPa में क्या करते हैं हम लोग, GPa में 10 टू द पावर क्या रखते हैं, जीपीए में 10 टू दी पावर। अब यहाँ एम्पियर रहता तो क्या रखते, जीपीए रहता। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन घुमा सकता है आपका ए वाला। तो आपको याद होना चाहिए पावर जी में क्या होता है और एम में क्या होता है। देखिए ध्यान से, तो क्या रहा हमारा 10 टू दी पावर 9, ठीक है ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर या पास्कल। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा बेटा 0.0038, क्या आ जाएगा बेटा 0.0038। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल बेंडिंग, क्या बोल रहा है बेटा, द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ME 225 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 8.5 न्यूटन पर mm²। इट्स शॉर्ट टर्म मॉडुलस और लॉन्ग टर्म मॉडुलस रेशियो पूछ रहा है, क्लियर है ना। क्या पूछ रहा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ
अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉडुलस रेशियो का, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम इसको करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस रेशियो जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म वो क्या होता है बेटा, ई एस अपॉन ई सी, दैट्स इक्वल टू 2 × 10⁵ अपॉन क्या होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफ सी के। तो इसको एफ सी के का वैल्यू 25 पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म मॉडुलस की बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस में क्या आता है, हमारा क्रीप इफेक्ट भी आ जाता है। तो ये होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी फॉर M25 क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा, ये होता है 8.5। तो ऑब्वियसली से बात है 280/3 इंटू 8.5 दैट्स इक्वल टू 11। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 8 एंड 11, 8 एंड 11। क्लियर है। चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि बोल रहा है एक सर्टेन आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड along a sea coast, constructed along a sea coast, the minimum grade of concrete to be used as per IS code। ये बहुत जगह पूछ रखा है, जेईई के बहुत से एग्जाम्स में पूछ रखा है बेटा ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना। तो ये आपको याद करना होगा इस चीज को कि क्या होता है हमारा और क्या नहीं होता है हमारा। तो नॉट क्या होगा हमारा, नॉट लेस देन M30 IS कोड का डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स refer to correct purpose as regards testing of concrete by ultrasonic pulse velocity method। क्या बोल रहा है बेटा, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। क्लियर है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। पहला बोल रहा है टू असेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन सिटू, टू असेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन सिटू। नेक्स्ट बोल रहा है टू डिटरमाइन द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, टू डिटरमाइन द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और नेक्स्ट बोल रहा है टू लोकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स इन इट। तो क्या बोल रहा है बेटा, टू लोकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स इन इट। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी जो होता है वो एक तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। क्या है बेटा मेरा, अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है हमारा। और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड या डिस्ट्रक्टिव मेथड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, उसके लिए आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करना, एसएससी जेईई 2025 के लिए प्रैक्टिस करना, तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स। आप www.wiseprep.in पे जाके सर्च कर सकते हैं हमारा क्या फीस है, कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आपको ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग क्या करना है, अब देखिए ध्यान से। सो हम क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, प्रिंसिपल क्या है यहाँ, अल्ट्रासोनिक पल्स जो होता है हमारा, अल्ट्रासोनिक पल्स वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल होता है। वो डिपेंड करता है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो ये हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर्स के
आपके सेक्शंस के क्वालिटी को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, क्रैक्स प्रेजेंट है या नहीं है उसमें भी प्रेजेंट हेल्प करता है, और क्रैक्स अगर है भी तो उसका विड्थ कितना है उसमें भी हेल्प करता है, और साथ साथ डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मेंबर को भी, आरसीसी कंक्रीट मेंबर को भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो अगर हम एसेस करना चाहेंगे क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर के लिए, तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट दैट्स नोन एज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो आंसर टू एसेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन सीटू भी हो जाएगा, टू डिटरमाइन द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी हो जाएगा, और प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1 2 एंड 3। क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 एंड 3। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा हमारे स्क्रीन पे। इन ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल शियर की इज प्रोवाइडेड इफ द, शियर की कब देते हैं रिटेनिंग वॉल में, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो रिटेनिंग वॉल जो होता है वो हम लोग क्या सेफ कर, मस्ट बी सेफ गार्ड अगेंस्ट स्लाइडिंग, वन ऑफ द फैक्टर्स है। क्या बोलेंगे, मस्ट बी सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग, मस्ट बी सेफ अगेंस्ट व्हाट, स्लाइडिंग। अब बात करते हैं कि स्लाइडिंग जो हमारा होता है उस, वो रेसिस्ट कौन करेगा, स्लाइडिंग जो हो रहा है वो रेसिस्ट कौन करेगा बेटा, तो स्लाइडिंग हमारा जो हो रहा है वो रेसिस्ट करेगा कौन, फ्रिक्शन ऑफ वॉल बेस और फाउंडेशन मटेरियल, फ्रिक्शन ऑफ वॉल बेस और प्लस फाउंडेशन मटेरियल्स, फ्रिक्शन ऑफ वॉल बेस प्लस फाउंडेशन मटेरियल्स। क्लियर है ना। साथ साथ पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर हमारा क्या होता है कि आपका वी कैन से इट्स अ पार्टली, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है हमारा कि ये पार्टली डेवलप होता है हमारा, ठीक है ना। सो जब शियर की अगर मान लीजिए हमारा, ठीक है ना, तो शियर की अगर जो हमारा होता है उसको यूज करने से वो क्या करेगा, पैसिव अर्थ प्रेशर को फुल्ली डेवलप करता है। अब जब फुल्ली डेवलप होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो क्या होगा, स्लाइडिंग अगेंस्ट में क्या होगा, कंप्लीटली रेसिस्ट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्लाइडिंग होना चाहिए हमारे पास, स्लाइडिंग एक यही टर्म आ रहा है। तो क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो फुल्ली काउंट पैसिव अर्थ प्रेशर को डेवलप कर सके, फुल्ली पैसिव अर्थ प्रेशर को क्या कर सके, डेवलप कर सके। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब किस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि एज पर आईएस कोड 456/2000 द परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउसी मैक्स इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखिएगा टाउसी मैक्स पूछा है इस बात का। तो टाउसी मैक्स जो होता है हमारा वो किस पे डिपेंड होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमारा होता है किस पे डिपेंड, ये होता है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ किस पे डिपेंड होता है बेटा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड होता है। अब आपके दिमाग में आएगा और किसी चीज पे डिपेंड होता है, यस, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पे भी डिपेंड होता है। तो हमारा टाउसी मैक्स जो होता है हमारा फंक्शन ऑफ व्हाट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो आईएस कोड में डाटा भी दिया हुआ है, और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अगर मैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर की बात करता हूं, तो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में क्या होता है हमारा, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में क्या होता है बेटा, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में क्या क्या होता है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में हमारा क्या होता है, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट होता है कंप्रेशन जोन में। क्या होगा हमारा, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम बात करते हैं क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन का,
तो टाउ सी मैक्स जो आता है वो 0.625 अंडर रूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है हमारा, अंडर रूट एफ सी के होता है हमारा, क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं बात करूंगा तो एज पर आईएस कोड 456 2000 द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज बेस्ड ऑन व्हाट, डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर, क्लियर है। अब आता है क्या, इफ द स्टीरअप स्पेसिंग इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है बेटा, इफ द स्टीरअप स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एन आरसी बीम द शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरअप्स। अब पूछ रहा है बेटा क्या कि शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरअप्स क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूं शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरअप्स, तो शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरअप्स में हम लोग क्या बोलेंगे, शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरअप्स में क्या बोलेंगे, 0.87 एफ वाई ए एस वी इंटू डी अपॉन एस वी, यही बोलेंगे हम लोग, ए एस वी अपॉन एस वी, ठीक है ना बेटा, क्या बोलेंगे हम लोग, यही बोलेंगे हम लोग, ए एस वी डी अपॉन एस वी। अब बात आता है कि आपका जो आपका स्पेसिंग है, क्या बोल रहा है, स्पेसिंग 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ है, तो 0.87 एफ वाई ए एस वी इंटू डी अपॉन 0.75 डी, डी डी कैंसल, तो ये कितना आ गया 1.16 एफ वाई ए एस वी। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा हमारा बी, आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, आंसर आ गया बेटा हमारा, आंसर आ गया हमारा बी। तो ये चीज आपका अच्छा क्वेश्चन था और ये आ सकता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, assume that the concrete below the neutral axis is cracked, axis to be cracked, ध्यान रखिए, cracked मतलब neglected, the shear stress across the depth of a singly reinforced beam section first increases parabolically to the neutral axis and then drops abruptly to zero value। आगे आदत डालिए चारों ऑप्शन पढ़ने का थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, increases parabolically to the neutral axis and then remains constant over the remaining depth, increases linearly to the neutral axis and then remains constant up to the tension steel, increases parabolically to the neutral axis and then remains constant up to the tension of steel, क्लियर है ना, टेंशन ऑफ स्टील, क्लियर है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से कि अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम बात करते हैं तो हमारा आपको याद होगा कि जो आपका आपका यहां बोल रहा है क्रैक, क्या बोल रहा है बेटा, क्रैक, तो आप पढ़ते होंगे सॉम में, तो हमारा क्या होता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है, लेकिन जैसे ही आपका न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अगर क्रैक्ड आ गया तो ऑब्वियसली से पैराबोलिक वेरिएशन नहीं होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ठीक है ना नहीं होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, बिकॉज कंक्रीट का कोई यूज ही नहीं है हमारा, because when concrete is considered to be homogeneous then shear stress is parabolic, when concrete is considered to be homogeneous then shear stress is parabolic, but now concrete is not considered to, now concrete is only considered up to neutral axis, only considered up to neutral axis, so when you are considering the concrete up to only neutral axis then it's a non homogeneous we can say, सो इन दैट केस टेंशन होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल हमारा कैसा होगा, एक्चुअल हमारा यही होगा, और अगर नॉमिनल की बात करते हैं तो कैसा होगा हमारा, ऐसा होगा। सो यहां हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहां हमारा क्या होगा, इंक्रीजेज पैराबोलिकली टू द न्यूट्रल एक्सिस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट अप टू द टेंशन स्टील, क्लियर है बेटा, आई होप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है इसके फैक्टर्स। सबसे पहली बात है कि जो हमारा एसएससी जेईई 2024 प्रेप सीरीज है, इसमें आपको हम हर चीज के पीछे कारण बता रहे हैं एज पर जेईई और ए लेवल, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और इसी तरह से डिटेल्स में आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है, इधर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप चाहते हैं अपने एग्जाम में एक्सेल करना, तो आप वाइज प्रेप का एई और जेई प्रेप ज्वाइन कीजिए और बी आवर नेक्स्ट अचीवर। हमने अभी रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किया है जिसमें हमारे पास क्या है, एसएससी जेई में सिलेक्शन भी हुआ है, अभी हमारा एक स्टूडेंट है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना है, रैंक 7 आया है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखेगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट्स एक्सेप्टेबल मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप्स इन एन आरसीसी बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 300 mm। क्या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 300 mm। ध्यान रखिएगा क्लॉज जो हमारा है क्या 26.5.1.5। देखिए क्लॉज भी आपको याद होना चाहिए, मुझे याद हो गया, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है ना। सो मिनिमम हमारा होता है वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए 0.75D और 300 mm। सॉरी वर्टिकल नहीं, आपका वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए फॉर एन एंगल इंक्लाइंड अप टू 45 डिग्री, उसके लिए क्या होता है, डी होता है। डी किसके लिए होता है, इंक्लाइंड स्टिरअप्स के लिए, कितने एंगल तक, 45 डिग्री तक। कितने एंगल तक, 45 डिग्री तक। तो हमारा वर्टिकल स्टिरअप्स है तो 0.75 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, डी कितना है 300 है, और 300 दोनों का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 225 mm। 225 mm तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा डी। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा हमारा डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग बेटा किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्या बोल रहा है The codal provisions recommend minimum shear reinforcement in the form of stirrups in the beam. In the form of stirrups in the beam. So first to cater for any torsion in the beam section, torsion in the beam section. To second है to improve ductility of the cross section. थर्ड है टू improve the dowel action of longitudinal tension bars। क्लियर है ना। अब ये चीज तो हमने शायद पहले बताया भी है, आपको याद होगा आपको आपको। सो ऑब्वियसली सी बात है कि नॉमिनल वेब रिइंफोर्समेंट जो होता है हमारा, नॉमिनल वेब रिइंफोर्समेंट जो शियर रिइंफोर्समेंट क्या है इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉमिनल वेब रिइंफोर्समेंट। तो नॉमिनल वेब रिइंफोर्समेंट जो होता है हमारा वो क्या क्या करता है, क्रैक्स के, इंक्लाइन क्रैक्स के ग्रोथ को रोकता है। क्या करेगा, कर्टेन करेगा या रेसिस्ट, रेसिस्ट करेगा, ठीक है ना, रेसिस्ट करेगा इंक्लाइंड क्रैक्स के ग्रोथ, इंक्लाइंड क्रैक्स ग्रोथ क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है ना। साथ साथ डॉवेल लॉन्गिट्यूडनल टेंशन बार्स के डॉवेल एक्शन को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। डॉवेल एक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स उसको क्या कर रहा है हमारा, इंप्रूव कर रहा है। साथ साथ हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी जो शेयर में है उसको भी क्या कर रहा है इंप्रूव कर रहा है। और अगर अगर कोई फेलियर होने वाला है, सडन इम्पेंडिंग फेलियर है, उसके लिए क्या कर रहा है, वार्न भी कर रहा है, वार्न अगेंस्ट इम्पेंडिंग फेलियर, वार्न अगेंस्ट इम्पेंडिंग फेलियर। तो ये क्या है हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, कैटर फॉर एनी टॉर्सन, कोई मतलब ही नहीं है, वन है नहीं, वन है नहीं, ओनली टू होगा नहीं, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है splices in flexural members should not be at section where the bending moment is more than 50% of the moment of resistance। क्लियर है। सेकेंड बोलता है नॉमिनल स्प्लाइसेज कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बार्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेस साइजेज अदर साइज। तो तीसरा बोलता है कि अगर आपका बार दो डिफरेंट डाया का है और उसको स्प्लाइसिंग कर रहे हैं दो डिफरेंट डाया का, तो बोल रहा है कि जो लैप लेंथ होगा वो हम लोग जो स्मॉलर बार का डाया होता है उस पे कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉलर बार का जो डाया होता है बेटा उस पे कंसिडर करते हैं। तो क्या ये सच है, अब समझेंगे इस बात को ध्यान से। डायरेक्ट इसका क्लॉज है आईएस कोड 26.2.5.1 में डायरेक्ट दिया हुआ है, ज्यादा ताम झाम की नहीं है। बोलता है कि लैप स्प्लाइसेज जब भी यूज कीजिएगा तो कभी भी 36 mm के डाया से ज्यादा यूज नहीं करना है। लार्जर डाया होगा तो बार्स को आप वेल्ड कीजिए एज पर गिवन स्पेसिफिक क्लॉज एज वी हैव स्टडीड इन 12.4। अगर वेल्डिंग प्रैक्टिकेबल नहीं है तो 36 mm के से ज्यादा के केस में भी लैपिंग दे सकते हैं, लेकिन एडिशनल स्पैरल्स यूज करना होगा लैप बार्स के अराउंड। और अगर आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्प्लाइस, अगर आपका सेंटर टू
सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्प्लाइस अगर लैप लेंथ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे उसके 1.3 टाइम्स से कम है, 1.3 टाइम से कम है। और लैप लेंथ क्या होता है हमारा याद रखिएगा, ये पूछता है 35 होता है हमारा फ्लेक्सुरल लैप लेंथ। क्या होता है हमारा लैप लेंथ जो होता है हमारा 35, या एंकरेज वैल्यू जो होता है हुक्स का टेंशन में या फ्लेक्सुरल में हुक्स और बार्स का, उस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है लैप लेंथ एंकरेज या वैल्यू जो होता है, पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ते हैं हम लोग ना 4 पाई 8 पाई 16 पाई डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कितना एंगल से बेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं उससे क्या हमारा उसका हमारा क्या है हमारा उसका मैक्सिमम लेते हैं। और अगर डायरेक्ट टेंशन होगा, फ्लेक्सुरल नहीं होगा, डायरेक्ट टेंशन होगा तो 2 LD लेते हैं या 35 विच एवर इज ग्रेटर। याद रखना होगा इस बात का, 2 LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर। और जो स्ट्रेट लैप लेंथ होता है हमारा वो कभी भी हमारा 15 और 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जहां भी लैप, तो ये आपका डिटेल्स है, एक बार आप क्लाउच पे जाइएगा और इसको पढ़िएगा इंपॉर्टेंट है इस चीज का। तो इसलिए स्प्लाइसेज इन फ्लेक्सुरल मेंबर शुड नॉट बी एट ए सेक्शन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन 50%। सही है हमारा, क्लियर है ना। सो नॉर्मल स्प्लाइसेज कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बार्स। नहीं, मैंने पहले ही बोला है 36 तक ही करना है। वे 36 से ज्यादा वेल्डिंग कीजिए, वेल्डिंग नहीं हो सकता है तो फिर एडिशनल स्प्लाइसेस दीजिए, एडिशनल स्टेरअप्स दीजिए। और जहां 2 डिफरेंट बाया होता है तो वहां क्या लेते हैं हम लोग, स्मॉलर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, स्मॉलर लेते हैं। क्लियर है, चलिए अब समझिए मेरी बात को गौर से। अब बोल रहा है क्या कि नेगेटिव मोमेंट इन reinforced concrete beam at the location of supports is generally much higher than the positive span moment. This primarily due to curvature at the supports being. अब इसमें क्या है कि हमको देखना है कि बोल रहा है क्या कि निगेटिव मोमेंट जो है रिइंफोर्स्ड में वो हमारा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्पैन मोमेंट से, क्योंकि कर्वेचर ऑफ द सपोर्ट के कारण होता है। अब कर्वेचर ऑफ द सपोर्ट्स हमारा ज्यादा होगा कम होगा, अब ये आपको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर फिक्स्ड इंडिटरमिनेट बीम है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा हमारा। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया निगेटिव, एंड्स पे क्या आ रहा है हमारा निगेटिव आ रहा है, मैक्सिमम निगेटिव, और पॉजिटिव सेंटर पे आ रहा है। तो m जो होता है हमारा 1/r, m/i इज इक्वल टू e/r इज इक्वल टू f/y। तो 1/r क्या है बेटा, 1/r क्या है, 1/r तो हमारा कर्वेचर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको एक k से डिनोट कर रहे हैं तो m प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है हमारा बेटा, k आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, सब जो आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जहां ज्यादा होगा वहीं हमारा कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि कर्वेचर एट द सपोर्ट क्या है हमारा, वेरी हाई है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा वही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है हमारा, यहाँ हमारा सबसे ज्यादा निगेटिव मोमेंट रिइंफोर्स्ड बीम में सपोर्ट्स पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव स्पैन मोमेंट। क्लियर है ना। और कर्वेचर क्या हो रहा है हमारा, वहां ज्यादा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। फर्स्ट कंप्रेशन में पूछ रहा है और टेंशन में पूछ रहा है आरसीसी बीम में एज पर आई स्कोर 456 2000। ये आपको याद रखना होगा, 26 क्लॉज में दिया हुआ है 5.12 में, जिस सब में 0.04 बीडी होता है 4%। तो 4 आंसर हमारा क्या है, बस डी है हमारा। सब याद होना चाहिए, बहुत जगह पूछा है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, यूजुअली स्टिफनेस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सेटिस्फाइड इफ द रेशियो ऑफ इट स्पैन टू डेप्थ रेशियो डज नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको याद रखना है 7 20 26, 7 20 26, क्लॉज 23.2.1 जाइए। और ये कब तक है, स्पैन 10 मीटर तक। स्पैन 10 मीटर से जाएगा तो मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज करते हैं हम लोग, उसका अलग फार्मूला है हमारा, स्पैन स्क्वायर करके फार्मूला है। तो अभी हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन उस पर आएगा तो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए और कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो 20 से ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डाटा आपका क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 23.2.1 अगर क्लॉज देखते भी हैं, आई एस कोड
26.2 23.2.1 मैंने पहले ही बोला। यही है। देखिए 7 20 26 कैंटिलीवर के लिए अगर 10 से ज्यादा स्पैन लेंथ होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो वैल्यू है हमारा उसको 10 अपॉन स्पैन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सेप्ट इन कैंटिलीवर जहाँ कैलकुलेशंस करते हैं डिपेंडिंग, जहाँ डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशंस, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज करते हैं टेंशन इन्फोर्समेंट के लिए और साथ साथ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए। तो वो हमारे हमने करिकुलम में अपने अपने क्लासरूम प्रोग्राम में हम बताए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज 2 समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करते हैं अब, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपका चाहते हैं कोई और टॉपिक पे जो आपका वीक है उस पर प्रैक्टिस करना, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज भी हमारा रहेगा आरसीसी पे। आरसीसी पे हम 2-3 सीरीज अभी लेके आएंगे जब तक कि आरसीसी को कंप्लीट नहीं करे। और ये डेली हमारा 20 क्वेश्चंस का सीरीज चलते रहेगा टिल एसएससी जेई 2024 सेकेंड टायर एग्जाम इज कंप्लीटेड। सेकेंड टायर एग्जाम इज कंप्लीटेड। आई होप अच्छा लगा होगा हमारा सीरीज। थैंक यू।